इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं उन भाई लोगों को बता देता हूँ जो कि सोल लैंड 3 का इंतजार कर रहे हैं कि उसे मैं सोल लैंड 2 के खत्म होने के बाद ही कंटिन्यू करूंगा। तो फिर चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूमिंग काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि रुओ रुओ, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा फैंटेस्टिक हो। तुमने तो अकेले ही शेरक 7 डेविल्स को हरा दिया। और टीचर वांग यान इनके पास आते हुए कहते हैं कि वैसे तुम लोग जीत चुके हो, लेकिन तब भी ये खुश होने के काबिल नहीं है क्योंकि शेरक 7 डेविल्स की जो स्किल्स हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए अब भी उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन तब भी उन्होंने तुम दोनों को अपने काफी अच्छे कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजी की मदद से हरा दिया, जबकि रू के पास भी कोई चॉइस नहीं रह गई थी और जीतने के लिए इसे अपनी डेजलिंग गोल्ड ट्रू बॉडी की स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर होना पड़ा। और तो और ये इनकी असली पावर नहीं है, मतलब कि इनके पास कुछ ऐसी स्पिरिट टेक्निक्स भी हैं जिनके इफेक्ट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि ये मैच सिर्फ पॉइंटर्स को एक्सचेंज करने के लिए था, इसलिए इन्होंने उन टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं किया। और इस बात को सुन के वूमिंग बाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि हम तो एक दूसरे से सिर्फ पॉइंटर्स को एक्सचेंज कर रहे थे ना, लेकिन तब भी तुमने काफी कुछ बचा के रखा। तो बाई घबराते हुए हंसते हुए कहता है कि नहीं ऐसा हमने नहीं किया। तो जू सांसी खुश होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे फ्लोर के टूट जाने की चिंता थी, इसलिए हमने अपनी असली पावर नहीं दिखाई, क्योंकि स्कूल नुकसान होने का भी खजाना हमसे ही लेता। और भाई इसे रोकते हुए कहता है कि आग में घी डालने का काम मत कर। और फिर वांग यान भाई यूहा और बाकियों की तारीफ भी करते हैं, जिसके बाद टीचर वांग यान रो के साथ अलग आ जाते हैं। और हान रो कहती है कि अगर उन्होंने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को एक्सप्लोसिव मैनर में इस्तेमाल की होती तो क्या मैं तब भी उनके मुकाबले की होती। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले बड़े कंपटीशन के दौरान हुआ युहा और वांग डोंगर ने अकेले ही 4 स्पिरिट एजेंस फ्यूजन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था कंपटीशन के लास्ट राउंड में। और जब हान रू 4 स्पिरिट एजेंस फ्यूजन टेक्निक्स का सुनती है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तो क्या इसका मतलब उनके पास ट्विन स्पिरिट एजेंस है। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, और उन दोनों की ही 2 से 4 स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक्स बनती हैं। और जब मुझे इस बारे में पता चला था तब उस समय मैं तुमसे भी कहीं ज्यादा हैरान हुआ था। और इन बातों को सुन के हान रू लंबी सांस भरते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं बुरा मानूं, और मुझे लगता है कि अगला जो बड़ा कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है और आगे का किसे क्या पता, और उस बड़े कंपटीशन में कुछ भी संभव हो सकता है। और हम देखते हैं कि आफ्टरनून तक शेरक 7 डेविल से लगातार प्रैक्टिस करते हैं और बार बार अपनी फॉर्मेशंस की ट्रेनिंग करते हैं। और हुआ और वांग डोंगर ने जो पार्टिसिपेट किया था स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन करने वाले ऑपरेशन में, तो इन्हें भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और एकेडमी ने भी इनके लिए एग्री कर दिया होता है। और इसके अलावा झांग ली जुआन, हान रो और टीचर काई मर टीम को लीड करेंगी। और इस ऑपरेशन में टोटल 8 लोग जाएंगे, जिनमें से हुआ 2 लोगों के अलावा किसी को भी नहीं जानता है। और तो इस लिस्ट के अंदर वांग क्वियर का भी नाम होता है। जिसके बाद हमें अगले दिन स्कूल एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगर किसी को गुस्से में देख रही होती है और ये जिसे घूर रही होती है वो और कोई नहीं वांग क्वियर होती है। और इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देख के युवा के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और ये मन में कहता है कि आखिर ये क्या ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, और ये दोनों तो पक्का एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन तब भी इनका स्वभाव एकदम अलग है। और तभी यहाँ पे टीचर काइमर आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो एक बंदा कहता है कि हाँ टीचर काइमर सभी आ गए हैं। और इस तरफ डोंगर यह के कान में कहती है कि मैंने सुना है कि टीचर काइमर 90 सालों की हो चुकी हैं। और इस बात को सुन के यह भी चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन तब भी ये ज्यादा से ज्यादा 20+ की ही लगती हैं। और काइमर कहती हैं कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ जो कि इस टीम को लीड करेगी, और यहाँ तक कि वैसे मैं तुम में से कईयों को पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन तब भी चलो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। और तभी एक लड़की कहती है कि मैं
जांग ली जुआन हूँ और मेरा स्पिरिट एजेंस मून है और मैं टीम को कमांड देने के लिए जिम्मेदार हूँ और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 86 की है। और फिर दूसरी लड़की कहती है कि मेरा नाम हान रुओ रुओ है, मेरी स्पिरिट एजेंस डेजलिंग गोल्ड रोप है और मैं इस ऑपरेशन के इंचार्ज हूँ और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 82 की है। जिसके बाद युहा का नंबर आ जाता है और ये कहता है कि मैं हुआ युहा हूँ, मेरा स्पिरिट एजेंस स्पिरिट आइज और आइस जेट स्कॉर्पियन की है और मेरी जो स्पिरिट पावर है वो लेवल 52 की है और मुझे मेंटल सिस्टम की 5th स्पिरिट रिंग की जरूरत है। और फिर डोंगर कहती है कि मेरा नाम वांग डोंगर है, मेरी स्पिरिट एजेंस ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की है और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 61 की है और मैं हुआ युहा के साथ स्पिरिट एजेंस फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर सकती हूँ और मैं इसके सहायता के लिए इस ऑपरेशन में इसके साथ चल रही हूँ। जिसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि मेरा नाम ली योंग युई है और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है और मुझे अपने लिए 6th स्पिरिट रिंग की जरूरत है और मेरी स्पिरिट एजेंस मून ब्लेड की है। बिग सीनियर सिस्टर, क्या आपको मैं याद हूँ? मुझे काफी तगड़ा बूस्ट मिल जाता है जब आप अपनी स्पिरिट एजेंस को परफॉर्म करती हैं। और इस लड़की की बातों को सुन के यो कहता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि बिग सीनियर सिस्टर की काफी हाई पोजीशन है इनर एकेडमी में, क्योंकि ये लड़की उनसे कितने ज्यादा आदर सम्मान के साथ कह रही है। और तभी एक और लड़की का नंबर आ जाता है जो कहता है कि मेरा नाम मुजवान है और मैं लॉन्ग रेंज कॉम्प्रिहेंसिव ऑक्सिलियरी सिस्टम का स्पिरिट मास्टर हूँ और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है और मुझे अपने लिए 6 स्पिरिट रिंग की जरूरत है और मेरा स्पिरिट एजेंस हालो का है। और इस बंदे को देख के यह कहता है कि ये मुजवान तो 20 सालों से भी ज्यादा बड़ा लगता है और ऐसा दिखता है कि ये काफी शर्मा भी रहा है। जिसके बाद वांगक्यूअर का नंबर आ जाता है और वांगक्यूअर कहती है कि मेरा नाम वांगक्यूअर है और मेरा जो स्पिरिट एजेंस है वो गोल्डन ड्रैगन का है और मुझे 6th स्पिरिट रिंग की जरूरत है और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है। और इस तरफ वांग डोंगर वांगक्यूअर को ही निहारे जा रही होती है और फिर काइमर कहती है कि चलो ठीक है, चलो अब मैं जल्दी से फॉर्मेशन को अरेंज कर देती हूँ जिसे इस्तेमाल करके हम स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर एंटर करेंगे और अगर अब कोई समस्या नहीं है तो फिर चलो अब चलते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग ही काफी तेजी से स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं और काइमर कहती है कि इस स्पीड के हिसाब से हम स्टारडो फॉरेस्ट नून से पहले पहुंच जाएंगे। तो दूसरी कोई कहती है कि हाँ वो अकेडमी से ज्यादा दूर नहीं है। और तभी डोंगर युहा से कहती है कि युहा क्या तुमने नोटिस किया? तो यह पूछता है कि क्या? तो डोंगर कहती है कि देखो तो वो अपनी स्पिरिट एजेंस के ऊपर निर्भर नहीं हो रखी है, लेकिन तब भी उसके जो मूवमेंट्स है काफी रिलैक्स्ड हैं और तो और वो जरा से भी थकी हुई भी नहीं दिख रही है। तो यह कहता है कि हाँ मैं नोटिस कर चुका हूँ, जब भी उसके पैर ग्राउंड को टच करते हैं तो वो सभी रॉक से चकनाचूर हो जाते हैं या फिर उनमें काफी क्रैक्स आ जाते हैं जब भी यह उनके ऊपर अपना कदम रखती है। तो डोंगर हैरान होते हुए कहती है कि ना जाने इसके पास ऐसी भी कितनी स्ट्रेंथ है। तो यह कहता है कि तुम तो जानते ही हो ना कि इसके पास लेजेंडरी गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट एजेंस है जिसे स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। और कुछ समय तक भागा दौड़ी करने के बाद ये सभी ही एक जगह रुक जाते हैं और काइमर कहती है कि स्टारडो फॉरेस्ट बस आगे ही है, इसलिए सभी लोग ही ब्रेक ले लो और थोड़ा बहुत खा लो और तो और अपनी माइंड की स्टेट को भी एडजस्ट कर लो। और यह एक जगह को देख के मन में कहता है कि ये जगह वही है जहाँ पे मैं पहली बार बाई बाई और जियोया से मिला था। लेकिन ये कितनी पुरानी बात है, लेकिन अब भी टीचर जियोया का अता पता नहीं लगा है। और तभी कोई कहती है कि युहाओ, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो ग्रिल्ड फिश की स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा ऑसम हैं और कैसा रहेगा अगर तुम हमें अपनी स्किल्स दिखाओ तो। और फिर यह इन सभी को ही ग्रिल्ड फिश बना के दे देता है खाने के लिए और ग्रिल्ड फिश को खाते हुए ये दोनों कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा यमी है और मैंने आज से पहले कभी भी इतनी यमी ग्रिल्ड फिश नहीं खाई है। यह तुम हम सभी को सच सच बताओ, क्या तुम सच में कोई स्पिरिट मास्टर या फिर कोई शेफ हो? तो कोई और कहती है कि युहा की ग्रिल्ड फिश की अपनी ही खासियत है और काइमर भी इसे खाते हुए कहती हैं कि ये तो सच में काफी अच्छी है और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भी आके खा लेना। तो इसके लिए युहा भी मान जाता है
और इसी दौरान यह की भी किसी और के ऊपर नजर पड़ती है तो ये एक और ग्रिल्ड फिश को बनाता है और इसे लेके ये वांग क्यूअर की तरफ जाने लगता है क्योंकि वांग क्यूअर इन सब से अलग अकेले बैठी थी और यह भी इसके पास ग्रिल्ड फिश को बना के ले आता है। तो इस चीज को देख के डोंगर भी चौंक जाती है और वांग क्यूअर के पास आके यह इसे कहता है कि वांग क्यूअर मैं इस ग्रिल्ड फिश को तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो इस पर वांग क्यूअर भी ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देती है और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू भाई लोग, ये जो एपिसोड होगा ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यह वांग क्यूअर के पास एक ग्रिल्ड फिश लेके आ गया होता है उसके लिए और कहता है कि वांग क्यूअर ये तुम्हारे लिए है। तो वांग क्यूअर कहती है कि क्या मेरे लिए? क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड तुमसे गुस्सा हो जाएगी? तो इस पर यह हंसने लगता है और मन में कहता है कि आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रही हो। लेकिन जैसे यह वांग क्यूअर की आंखों में देखता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इसकी आंखें अजीब तरीके से ही ग्लो कर रही थी, जिसके अंदर देख के युवा को अचानक से काफी अजीब सा लगता है और फिर ये अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैं ठहर सा गया था जब मैंने इसकी आंखों के अंदर उस एक्सप्रेशन को देखा और वांग क्यूअर भी उस ग्रिल्ड फिश को खाने लगी थी और यह उससे कहता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं क्या? तो वांग क्यूअर कहती है कि शायद हम इस बारी तीसरी बार मिले हैं और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड ये सोचे कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसलिए अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। और इतना कह के वांग क्यूअर ग्रिल्ड फिश को खाने लगती जिसपे यह कुछ भी नहीं कहता है और मन में कहता है कि ये वांग क्यूअर डेफिनेटली किसी सीक्रेट को तो छिपा रही है। और फिर यह लौट के डोंगर के पास आने लगता है और हम देखते हैं कि वांग डोंगर गुस्से की आग के अंदर जल रही होती है और ये गुस्से में यह को इग्नोर मार के जाने लगती है। तो यह उसे रोकते हुए कहता है कि डोंगर क्या कोई गलतफहमी हो गई है और फिर यह डोंगर को मनाने के लिए एक स्पेशल ग्रिल्ड फिश को लेके आता है और इसे कहता है कि डोंगर थोड़ा ध्यान से, ये अभी काफी गर्म है। और इसे देख के वांग डोंगर के मुंह में से लार टपकने लगती है और यह कहता है कि ये वाली फिश डेफिनेटली सबसे ज्यादा टेस्टी होगी क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जोड़ी हैं। तो डोंगर कहती है कि क्या तुम इसका खुलासा नहीं कर रहे हो कि ये क्या है और क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि बाकी के लोग तुम्हें बुरा कहेंगे? तो यह कहता है कि मैं नहीं डरता हूँ और ये एक्स्ट्रा मसालेदार ग्रिल्ड फिश सिर्फ तुम्हें ही दी जा सकती है क्योंकि इसे ही प्यार कहते हैं। तो डोंगर कहती है कि तुम भी अब जल्दी से खा लो। और जब यह अपनी ग्रिल्ड फिश को खाने लगता है तो इसका मुंह तर जाता है क्योंकि इसने जिस फिश को ग्रिल्ड किया था अपने लिए वो ठंडी हो चुकी थी और इसे भी समझ में आ जाता है कि इसका कोई ज्यादा बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापिस से सभी लोग फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ घंटों बाद इन लोगों ने मिक्स्ड रीजन के अंदर एंटर कर लिया होता है और तो और आसमान में भी अंधेरा छाने लगा था। और तभी ये लड़की कहती है कि सभी लोग धीरे हो जाओ और फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दो और पहले और दूसरे जो कमांड में हैं वो यहाँ तक कि और भी ज्यादा ध्यान दें क्योंकि बाद में हम जिन स्पिरिट बीस्टों से मिलने वाले हैं उनसे हमें जान का खतरा भी हो सकता है। और जब ये सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यह डोंगर को अपने पास बुलाता है और उसके हाथ को थाम के उसके स्पिरिट पावर को अपने अंदर खींचने लगता है जिससे कि ये अपनी स्पिरिट एबिलिटी को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। और ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे मेंटल डिटेक्शन, मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है। और इस नजारे से ये जो लड़का होता है ये काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो मेंटल डिटेक्टर है और आसपास की जो चीजें हैं वो अचानक से काफी ज्यादा क्लियर हो गई हैं और क्या ये सच में युहाओ की एबिलिटी है? और तभी एक लड़की कहती है कि युहाओ आखिर तुम्हारी कितनी मेंटल स्ट्रेंथ खर्च हो गई है? तो युहाओ कहता है कि मैं इसे आगे बढ़ने के दौरान रिकवर कर सकता हूँ और अगर मैं इसके दायरे को नहीं बढ़ाता हूँ तो मैं इसे काफी लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। और तभी कोई और कहता है कि ये तो वास्तव में किसी तरीके की डिवाइन टेक्निक है इस फॉरेस्ट के अंदर, ये तो काफी अच्छी बात है और इस मोमेंट से तुम फर्स्ट इन कमांड होगे, जिसके लिए यह भी मान जाता है। और ज्यादा समय भी नहीं बीतता है और इन लोगों को इस स्पिरिट टेक्निक की मदद से एक एबनॉर्मल सिचुएशन मिलती है और यह इन सभी को ही आगे संभल के चलने के लिए कहता है क्योंकि इन सभी को
ही करीब 200 मीटर दूर एक स्पिरिट बीस्ट दिखा होता है जो कि जेड ओशियन स्पिरिट एप 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट होता है। और ये लड़की कहती है कि इसकी टेरिटरी आसपास ही होनी चाहिए, इसलिए सभी लोग ही केयरफुल रहना और सबसे पहले जल्दी से सभी लोग छिप जाओ और जल्दबाजी में किसी तरीके का एक्शन मत लेना और अलर्ट रहना। और तभी वांकुयर कहती है कि इस जेड ओशियन स्पिरिट एप का कल्टीवेशन 10,000 सालों से भी ज्यादा का है और ये काफी बुरी बात है कि ये पॉइजनस अटैक्स भी कर सकता है, लेकिन इसकी ये स्पिरिट रिंग हमें सूट करेगी। और तभी जो इनकी लीडर होती है वो कहती है कि यह वांग डोंगर वांकुयर तुम तीनों पहले अटैक करोगे, जबकि रुओ रुओ और मैं तुम लोगों की रीइंफोर्समेंट होगी। और इस बात को सुन के यह मन में कहता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि ये पहले 3 हम होंगे जो कि पहले अटैक करेंगे। और मैं वाकई में इससे थोड़ा तो सरप्राइज हुआ हूँ। और इस चीज पे वांकुयर भी कुछ नहीं कहती है और ना ही डोंगर कुछ कहती है, लेकिन डोंगर मन में कहती है कि ये बिल्कुल सही समय पे आया है और इस मौके का फायदा उठा के मैं दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा बेहतर हूँ। और ये जेड ओशियन स्पिरिट ऐप भी काफी ज्यादा चौंक जाता है जब ये इन तीनों को नोटिस करता है और इस चीज को देख के यह कहता है कि इसने हमें डिस्कवर कर लिया है, तो फिर चलो अटैक करते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही इस ऐप के ऊपर अटैक कर देते हैं और सबसे पहले यह सोल एजेंस से अटैक करता है, जिस वजह से ये ऐप बेस्ड कुछ पलों के लिए रुक जाता है, लेकिन ये वापस से अटैक करने लगता है और इसका ये अटैक काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा होता है इन तीनों की ही तरफ। तो पीछे से ये लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि केयरफुल रहना, ये जेड सोल पॉइजनस फॉग है। और फिर यह बड़े ही आसानी से सिर्फ एक ही उंगली से इस फॉग को नष्ट कर देता है। और इस तरफ डोंगर ने भी बटरफ्लाई गॉड रे स्लेश से अटैक कर दिया होता है, जिसके काउंटर में ये बीस्ट भी अटैक करता है, लेकिन फिर ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये अपने अंदर से एक काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीले फॉग को रिलीज करता है जो कि इन तीनों की ही तरफ बढ़ रहा होता है। और इस चीज को देख के ये लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि इस तरीके का जहर एरिया को भी कवर कर सकता है। और इस बारी वांकुयर आगे आती है जो कि काफी तेजी से इसी मिस्ट की तरफ बढ़ रही होती है और ये इस मिस्ट के अंदर एक काफी खतरनाक पंच करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ गायब होने का। और एक ही झटके में ये पॉइजनस फॉग यहाँ से गायब हो जाता है और इस चीज को देख के ये स्पिरिट बीस्ट भी काफी हैरान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सोलेंट वन राइवल टांग सेट का ये एपिसोड वाकई में काफी बढ़िया होने वाला है। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांकुयर ने एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच करके उस मिस्ट को पूरी तरीके से यहाँ से गायब कर दिया होता है। और जब वो बीस्ट वांकुयर को देखता है तो उसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। तो वांकुयर भी उसका पीछा करते हुए कहती है कि भागने का कोई मतलब नहीं है, तुम बच के नहीं जा सकते हो। और वांकुयर उसका पीछा कर ही रही होती है कि तभी डोंगर बीच में आ जाती है और ये कहती है कि तुम्हें अब और इसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि डोंगर भी ज्यादा कुछ नहीं करती है, बस ये खड़े होके उस बीस्ट को यहाँ से भागते हुए जाते हुए देखती है। लेकिन तभी अचानक से उस बीस्ट के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इस फॉर्मेशन को यहाँ पे डोंगर ने सेट किया था और ये इस हेक्साग्राम एरे को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से इस स्पिरिट बीस्ट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और ये दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और थोड़ी देर में इसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और ये जमीन पे पड़ जाता है, लेकिन ये तुरंत ही काफी गुस्से में उठता है और ये सीधे डोंगर की तरफ चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी बीच में आके युवा इसे मेंटली वीक कर देता है और इस मौके का फायदा उठा के वांग डोंगर इसके ऊपर ग्लूटोनियन विंग से अटैक कर देती है, जिस वजह से वो स्पिरिट बीस्ट दूर जा गिरता है। लेकिन तभी अचानक से इसके नीचे एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो कि इसकी और भी ज्यादा बुरी एसेस कर डालती है। और इस चीज को होते हुए डोंगर काफी आराम से देख रही होती है, जबकि वांग डोंगर के ऐसा करने पे वांकुयर कुछ भी इससे नहीं कहती है। और हम देखते हैं कि ये स्पिरिट बीस्ट अपने घुटनों पे आ जाता है और काफी ज्यादा जख्मी होता है। और इसकी ऐसी हालत को देख के लीडर कहती है कि इस जेड ओशियन स्पिरिट ऐप ने अपनी फाइटिंग
रिंग एबिलिटी को खो दिया है। मोजुआन, अब जब तुम्हें भी सोल रिंग की जरूरत है तो तुम आगे बढ़कर इसे एब्सॉर्ब कर सकते हो, जबकि बाकी सभी लोग ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि युहा, वांग डोंगर और वांग क्यूया ये तीनों ही लीडर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे लीडर का दिमाग सटका हुआ होता है और ये इन पे चिल्लाते हुए कहती है कि युहा, तुम्हें क्रिटिसाइज करने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है और इस बड़े जंगल में जो कि पूरी तरीके से खतरों से भरा हुआ है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में तुम बाकी टीम मेंबर्स को ध्यान में रखे बिना अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हो? और वैसे तो तुमने वांग डोंगर के साथ कोऑपरेट करके इस जेड ओशन स्पिरिट ऐप को हरा दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वांग क्यूयर को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए था? जिस पर यह भी हाँ करता है। तो डोंगर मुंह फुलाते हुए कहती है कि हमें उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है और क्या पता अगर वो अपने साथ हमें भी ले डूबती, और जब हम कुछ करने में सक्षम है तो हमें उसकी कोऑपरेशन की क्या जरूरत है, और तो और हमें उसकी सेफ्टी की भी चिंता है। तो लीडर इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वांग डोंगर, अगर टीम के अंदर हर कोई तुम्हारे जैसा ओपिनियन रखने लगा तो ये टीम काफी जल्द ही तबाह हो जाएगी, और तुम्हारी वांग क्यूयर के साथ कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो इस ऑपरेशन को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे सभी की सेफ्टी पे भी असर पड़ेगा। और इसकी इन बातों से डोंगर चिढ़ जाती है और ये कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी यह इसे रोक लेता है और यह कहता है कि बिग सीनियर सिस्टर बिल्कुल सही है, हम एक टीम है और हम सभी ही एक यूनिट है, और मुझे माफ करना बिग सीनियर सिस्टर, मैं पहले गलत था। तो डोंगर कुछ भी नहीं कहती और ये लीडर कहती है कि वांग क्यूयर, आखिर तुम्हारा क्या मसला है और तुमने कोऑपरेट करने की पहल क्यों नहीं की, और तुम भी तो उसे पकड़ सकती थी जब डोंगर की पहली हेक्साग्राम एरे अपीयर हुई थी, लेकिन तुम अचानक से रुक क्यों गई थी? और तुम जैसे लोगों को कैसे पसंद किया जा सकता है जो कि पीछे छिपकर अपने साथियों को लड़ते हुए देखते हैं? और मुझे तो नहीं लगता है कि तुम शेरक एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड की स्टूडेंट कहलाने के काबिल भी हो। और लीडर की बातों को सुन के यह भी काफी हैरान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और तभी वांग क्यूयर जवाब देते हुए कहती है कि मैं इनर एकेडमी के एक स्टूडेंट कहलाने के काबिल हूँ या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन तुम इतनी भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम दूसरे को जज करो, और विरोधियों के सामने मैं कभी भी नहीं डरती हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो तो हम अपनी जगह को बदल सकते हैं और तुम्हारी बजाय मैं फ्रंट लाइन में अटैक करूंगी। और जब वांग क्यूयर ऐसी बातें कह रही होती तब इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है, और वांग क्यूयर को ऐसे बोलता देख युहा और वांग डोंगर ये दोनों ही हैरान होते हैं, और बाकी सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने तो असल में बिग सीनियर सिस्टर की अथॉरिटी को भी चैलेंज कर दिया है। तो ये लीडर इसकी बातों को सुन के मुस्कुराते हुए कहती कि मुझे माफ करना, लेकिन असल में मैं डिसीजन लेने के लिए क्वालिफाइड हूँ। और रही बात तुम्हारी कि तुम शेरक एकेडमी की इनर एकेडमी की स्टूडेंट कहलाने के काबिल हो या नहीं, लेकिन शेरक एकेडमी के सी गॉड पवेलियन के एक मेंबर के रूप में मेरे पास इतना तो हक है कि मैं इनर एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेल करने के लिए इस प्रस्ताव को एकेडमी के सामने रख सकूं। और अगर तुम मेरी एबिलिटी से राजी नहीं हो तो तुम मुझे इस ऑपरेशन के बाद चैलेंज कर सकती हो, लेकिन अभी के लिए मैं टीम लीडर हूँ और अब मैं एक आखिरी बार तुम्हें मौका देती हूँ, तो तुम सीधे सीधे एक बारी में ही जवाब दो कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो और क्या बाकियों के साथ कोऑपरेट करोगी। और ये सिचुएशन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वांग क्यूयर इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है और इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देख रुआ मन में कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि वांग क्यूयर जो कि एक न्यू कमर है उसकी टीम लीडर ली जुआन के साथ बहस हो जाएगी। और वर्तमान में हम एक काफी बड़े जंगल में जो कि पूरी तरीके से खतरों से भरा हुआ है, इसलिए ही ली जुआन ये सुनिश्चित कर रही है कि टीम में सिर्फ एक ही आवाज हो, मतलब कि सिर्फ एक ही की बात सुनी जाए, और ये सिर्फ एकलौता तरीका है सभी की सेफ्टी को सुनिश्चित करने का। तो वांग क्यूयर कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। तो ली जुआन कहती है कि ये तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा संबंधित नहीं है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ऑपरेशन के दौरान तुम किसी भी तरीके की बेवकूफी नहीं करोगी और तुम युहा के साथ कोऑपरेट करोगी आगे बढ़ने में। और इस तरफ युहा मन में कहता है कि जब वो जेड ओशन स्पिरिट ऐप अपने पॉइजनस फॉग को रिलीज कर रहा था पूरे एरिया को ढकने के लिए, तब वांग क्यूयर ने उस पॉइजनस फॉग की डायरेक्शन में सिर्फ एक मामूली से दिखाई पड़ने वाला एक पंच किया था। और तभी यह और भी हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, डेफिनेटली वो कोई सिंपल पंच नहीं था। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।